शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन पत्नी से बार बार जो पति है वो नाराज हो जाया करता और उससे बातचीत तक भी नहीं करता है। पत्नी ज़्यादातर मायके में ही रहा करती और जब भी यहाँ पर आया करती तो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं होता है। उसके बाद पत्नी ने काफ़ी सारी कोशिश की घर बसाने के लिए कि कैसे भी मेरा घर बसा रहे, लेकिन जब उसका पति बिल्कुल भी नहीं मानता है तो वह अंत के दर्जे कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और वहां पर जाकर कह देती है कि अब बस बहुत हो गया, मैंने बहुत झेल लिया, अब मैं नहीं झेलूंगी और मुझे इससे अलग होना है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पति होता है वह एकदम से न जाने उसे ऐसा क्या होता है कि वह अपनी पत्नी के पैर पकड़ता है और रो रो कर उससे माफी मांगता है। कहता है कि बहुत ज्यादा गलती हो गई और आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, हम लोग एक साथ रहेंगे। क्या हुआ था ऐसा जिस वजह से पत्नी को यह कदम उठाना पड़ा और उससे पहले उसने किस तरह की कोशिश की थी अपने घर को बसाने के लिए जो उसका पति नहीं मान रहा था। पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हैं ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के अंदर एक गांव होता है, जिस गांव के अंदर एक नई नई शादी होती है। लड़के का नाम सुरेंद्र होता है और उसकी पत्नी का नाम होता है सीमा। सीमा जो कि सरकारी नौकरी लगी हुई है, यानी कि वो टीचर है, और वह जब शादी होकर यहाँ पर आती है तो अपने साथ कोई खासा दहेज नहीं लेकर आती है। सुरेंद्र के घर में उसके माता पिता हैं, बड़े भाई बहन हैं और साथ में वह परिवार का सबसे छोटा लड़का है। तो सुरेंद्र अपने माता पिता के कहे अनुसार चला करता, अच्छी तरह से रहा करता, क्योंकि माता पिता उससे प्यार किया करते हैं। अब जो पत्नी है वो भी सरकारी नौकरी लगी हुई आ गई है, तो उसके बाद सुरेंद्र की जिंदगी बड़ी आराम से व्यतीत होने लगती है। लेकिन वहीं पर जो उसकी माँ होती है सुरेंद्र की, उसे लगने लगता है कि जो मेरी बहू है वह अपने साथ बिल्कुल भी दहेज नहीं लेकर आई, और ये तो बिल्कुल से गलत है, क्योंकि अड़ोस पड़ोस की कुछ महिलाएं उसके पास आती हैं और पूछने लगती हैं कि बहू क्या क्या लेकर आई है। तो वह बताती है जो कुछ भी लेकर आई थी, लेकिन इन बातों को सुनने के बाद जो वह महिलाएं होती हैं वो कहने लगती है कि अरे कहां, तूने तो तेरे बेटे को लुटा दिया, तेरे बेटे के पास प्रॉपर्टी तो है, अब ये मतलब थोड़ी ना है कि तेरी बहू सरकारी लग रही है तो बिल्कुल भी दहेज नहीं देगी, दहेज तो तुम्हारी बहू के घर वालों को देना ही चाहिए था। अब ये बात कहकर स्टार्टिंग में वो चली जाती हैं, लेकिन ये बातें सुरेंद्र की मां के दिमाग में घूमने लगती हैं। धीरे धीरे जब ये बातें दिमाग में घूमती हैं तो जो बातें दिमाग में घूमा करती हैं वह जबान पर भी आती हैं, और एक दिन वह दहेज का ताना अपनी बहू को मार देती है। बहू कहने लगती है कि माँ जी देखो, ये दहेज वहेज बेकार चीज है, आपको पता है मैं पढ़ी लिखी हूँ और सरकारी नौकरी लगी हुई हूँ, तो रुपए पैसों की तो आप चिंता ही मत करो, मैं अच्छा खासा पैसा कमाया करती हूँ और आपको पैसे दे दूंगी, जो कुछ आपको खरीदना वो खरीद लेना। लेकिन जो माँ होती है वह बार बार कहने लगती है कि अरे उससे क्या होगा, मेरे बेटे की तो इधर उधर बदनामी हो रही है कि कुछ भी दहेज नहीं मिला, अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। लेकिन इन बातों को सुनकर फिलहाल जो सीमा होती है वह चुप लगा जाती है, कहती है कि सोचती है कि कोई बात नहीं, माँ है ऐसे ही बोल दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके बाद जो माँ होती है वह अपने बेटे को सिखाने पढ़ाने लगती है और कहती है कि देख तेरी बहू बिल्कुल भी दहेज नहीं लेकर आई, और इससे कहे इस बार अपने ससुराल से कुछ लेकर आएगी, वरना चारों तरफ हमारी बदनामी हो रही है। इस बात को सुनकर जो बेटा होता है वह अपनी पत्नी से कहने लगता है, कहता है कि देखो माँ ठीक कह रही है और तुम्हें ना कुछ सामान तो अपने घर वालों से लाना होगा, वैसे भी काफी दिन हो गए हैं तुम्हें नौकरी लगे हुए, तो तुमने कुछ ना कुछ पैसा तो कमाए होगा, बाप की जिम्मेवारी वो कुछ हुआ करती है, तो अपने पिता से कहो कि दहेज में कुछ ना कुछ ऐसा सामान दे ताकि हमारी चारों तरफ बदनामी ना हो। अब इस बात को सुनकर जो सीमा होती है वह उससे मना करने लगती है, लेकिन जो सुरेंद्र होता है वह उससे इस बात की जिद करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जब सीमा बार बार मना करती है तो एक दिन सुरेंद्र जो होता है वह सीमा पर हाथ उठा देता है। अब पहले तो इस बात को देखकर जो सीमा होती है वो चुपचाप रह जाती है, लेकिन जब चुपचाप वो रहती है तो इसके बाद घर वालों का हौसला बढ़ जाता है, और अब जो सास होती है वह भी उसे ताना मारने लगती है, इधर जो जेठानी होती है वह भी ताना मारने लगती है, और जो सुरेंद्र होता है वह भी अपनी घर वालों की ओर में होकर उससे बुरी बुरी बातें कहने लगता है। कहता है कि बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, इतनी बार हम लोग कह रहे हैं और तुम्हें तो ना ये काम जरूर ही करना होगा। इन सभी बातों को सुनने के बाद जो सीमा होती है वह एक बार सोचती है कि क्यों ना अपने मायके चली जाती हूँ, और कुछ दिन अगर मायके में रहूंगी तो उसके बाद मेरे पति को शायद अकल आ जाए और उसके बाद मुझे वापस से बुला ले, कहती कि कोई दहेज वहेज नहीं चाहिए। ऐसा सोचकर जो सीमा होती है वह एक दिन रूठ कर अपने मायके चली जाती है, लेकिन जैसे वो मायके जाती है तो उसके बाद यह सिलसिला अब अलग तरह का हो जाता है। यानी कि यहाँ पर अब जो घर वाले होते हैं वह सुरेंद्र को सिक्का पढ़ा देते हैं और कहते हैं कि बेटा बिल्कुल भी नहीं लाना है, वहीं पर रहने दे, उनको पता चलेगा ना जब उनके ऊपर रहेगी वो, और पूरी तरह से वहीं पर छोड़ दे उसको, बिल्कुल भी फोन भी करने की जरूरत नहीं है,
ये बात मत कर और बिल्कुल से उसके नाता रिश्ता तोड़ दे, हम तेरी दूसरी शादी करा देंगे। इस बात को सुनकर जो सुरेंद्र होता है वो ऐसा ही करता है, अपनी पत्नी का जो नंबर था उसे ब्लैक लिस्ट कर देता है और बिल्कुल भी उससे बातचीत नहीं करता है। इधर जो सीमा होती है वह अपने मायके में रहती है। हालांकि घर वालों को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा तो लगता है कि बेटी घर पर बैठी है। लेकिन सीमा कह देती है कि कोई बात नहीं, मैं यहीं पर रहूंगी, कोई भी परेशानी नहीं है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और समय के साथ साथ जब अड़ोस पड़ोस वाले सीमा के पिता को ताना मारने लगते हैं कि बेटी को घर पर बैठा कर रखा है, ये कोई अच्छी बात है, तो उसके बाद ये बातें सीमा तक भी पहुंचती हैं। सीमा का पिता उससे तो कुछ नहीं कह पाता है क्योंकि बेटी खुद से कमाया करती है और ज्यादा वो कुछ कहेगा तो कहीं वो अलग से कमरा लेकर ना रहने लगे, तो इसी वजह से वह तो कुछ नहीं कहता है। लेकिन जब सीमा को ये बात मिलती है तो उसके बाद वह खुद ही सोचती है कि ऐसे काम कब तक चलेगा, क्योंकि उसे वहां पर बैठे हुए लगभग 2 साल हो गए थे और 2 साल से ना तो उसके ससुराल वालों का कोई फोन आया था और ना ही उसे लेने के लिए कोई वहां पर पहुंचा था। तो उसके बाद जो सीमा होती है वह एक पंचायत का आयोजन करवाती है अपने पिता से कहकर और वहां पर जाकर उनसे बातचीत करती है। कहती है कि देखो ऐसे काम नहीं चलेगा और तुम लोगों को मुझे अपने साथ रखना ही होगा, क्योंकि मैं शादी करके आई हूं, ऐसे नहीं आई हूं, और तुम कैसे भी करके मुझे अपने साथ रखो। इसके बाद जो घर वाले होते हैं, जब पंचायत में ये बात आ जाती है और वह सभी को बता देती है कि दहेज मांग रहे हैं, तो पंचायत वाले भी कहते हैं कि भाई ये गलत है और ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो घर वाले होते हैं वो शर्मा हजूरी उसे अपने पास रखने लगते हैं और कुछ दिन जो सीमा है वो यहीं पर रहने लगती है। अब चूंकि दहेज की बात सार्वजनिक हो गई थी, सभी लोगों को पता चल गया था और लोग इस बारे में बातें भी बनाने लगे थे, तो इसी वजह से अब जो घर वाले हैं वो दहेज का ताना मानना तो बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वहां पर रहने के दौरान वह एक बार गर्भवती हो जाती है, तो उसके बाद जब ये खबर खुश होकर अपने पति को बताती है और सास को भी ये बात पता चलती है, तो उसके बाद जो सास होती है वह अपने बेटे से कहकर उस बच्चे को गिराने के लिए कहने लगती है। कहती है कि इससे कह दे कि ये बच्चा हमें नहीं रखना और इसको गिरा देगी। अब ये बात सुनकर सीमा मना करने लगती है, कहती है कि क्यों, ऐसा क्यों? तो वो कहने लगता है कि नहीं, बस हमें ये बच्चा नहीं चाहिए और अभी हम लोग बच्चे नहीं करेंगे। इसके बाद जो सीमा होती है उसकी बातों में आ जाती है और उस बच्चे को गिरा देती है। धीरे धीरे कुछ दिन और रहती है और कुछ दिनों बाद फिर से ऐसा ही हो जाता है, यानी कि फिर से वो गर्भवती होती है और सास अपने बेटे से कहती है और फिर से वो बच्चे को गिरा दिया जाता है। 2 बार बच्चे का मिसकैरेज करवा दिया गया था और इसी वजह से जो सीमा होती है वह काफी ज्यादा परेशान होती है और अपने पति से पूछने लगती है कि क्यों, ऐसा क्या है जो तुम मुझे इस बच्चे को जन्म नहीं देने दे रहे, आखिर कब होगा ये ऐसा? इस बात को सुनकर जो पति होता है वो कहने लगता है कि टाइम आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद एक दिन जो सास होती है वो कहने लगती है कि भाई सुरेंद्र, देख तेरे से तो बच्चे हो नहीं रहे, तो तू ऐसा कर, अपने बड़े भाई के छोटे लड़के को गोद ले ले और यही तुम्हारा बेटा बनकर रह जाएगा। अब जैसी पत्नी सीमा इस बात को सुनती है कि ये लोगों का चक्कर तो ये था और इसी वजह से बार बार मिसकैरेज करवाया जा रहा था, तो इसी वजह से एकदम से जो सीमा होती है वो एकदम से भड़क जाती है और उनसे लड़ाई करने लगती है। कहती है कि अच्छा, तो इसीलिए बार बार मिसकैरेज करवाया जा रहा था मेरे पति के थ्रू दबाव देकर, ताकि मैं इस बच्चे को गोद ले सकूं और ये हमारा वारिस बन सके। अब इस बात को सुनकर जो पति सुरेंद्र होता है वो तो चुपचाप रहता है, क्योंकि अपनी बाकी बात पर वो आंख बंद कर विश्वास किया करता था, क्योंकि लाडला जो था। लेकिन सीमा इस बात को सहन नहीं करती है और उसके बाद फिर से रूठकर अपने मायके चली जाती है। इस बार फिर से ऐसे ही होता है, उसे लेने के लिए कोई भी नहीं जाता है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जो सीमा होती है वो एक बार फिर से कोशिश करती है और यहाँ पर कोर्ट के थ्रू एक याचिका दर्ज करती है और कहती है कि मुझे ना मेरे घर पहुंचाया जाए और वो लोग मुझे लेने के लिए आए। लेकिन इस याचिका के दौरान भी जो पति होता है वो उसे लेने के लिए पहुंच तो जाता है, लेकिन वहां पर कह देता है कि जैसा मेरे घर वाले कहेंगे वैसे ही तुम्हें मानना होगा। और इस बात को सुनकर जो सीमा होती है वो पूरी तरह से भड़क जाती है, कहती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। उसके बाद वह वहां से वापस लौट आता है पति, और यहाँ पर जो सीमा होती है वह फिर से मायके में रहती है। धीरे धीरे इन बातों को लगभग 7 साल बीत जाते हैं और शादी के 7 साल तक यही सब कुछ चलता आ रहा था कि जैसे सास कह दिया करती है वैसे ही घर में हुआ करता है और उसका पति उसकी बात माना करता है। तो वह अपने पति से बात करना चाहती है और 1-2 बार फोन तो मिलता है, वह उसे समझाने लगती है, लेकिन उसके बाद वह उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। अब जब 7 सालों तक ये सब कुछ हो रहा था और बार बार इस बातों का उसे सामना करना पड़ रहा था, तो सीमा जो कि पढ़ी लिखी थी वह फैसला करती है कि बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिया, लेकिन अब मैं सहन नहीं करूंगी। ऐसा सोचकर जो सीमा होती है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। कोर्ट में जाकर एक याचिका दर्ज करवाती है कि मैं ना अपने पति से अलग होना चाहती हूँ, क्योंकि शादी को 7 साल हो गए हैं और अब तो पिछले 3 साल से हम दोनों एक दूसरे से अलग ही रह रहे हैं। जब इस रिश्ते में कुछ आगे भविष्य ही नहीं है तो क्या फायदा इस रिश्ते में रहने का,
क्योंकि मेरा पति तो अपनी माँ की बात माना करता है और जैसा वो कह दिया करता है वैसा ही किया करता है। ये याचिका दर्ज की जाती है। इधर जो उसका पति होता है उसके पास भी सम्मन जाते हैं और जब उसके पास सम्मन जाते हैं तो यहाँ पर उसकी माँ कह देती है कि ठीक है बेटा, छोड़ दे, कोई भी दिक्कत नहीं है और हमें भी उसे अपने साथ नहीं रखना जब वो परिवार के साथ मिलकर नहीं रह सकती। इसके बाद उन दोनों की तारीख लगती है और तारीख पर जब दोनों आमने सामने होते हैं तो यहाँ पर जज साहब पूरे केस को स्टडी करता है और उससे पूछता है कि भाई ऐसा क्यों। तो उसके बाद जो सुरेंद्र होता है वह जज साहब को जवाब देता है, कहता है कि साहब ऐसा नहीं है, ये हमारी बात नहीं माना करती, हम तो इसे घर के अंदर रखना चाहते हैं लेकिन ये हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ पर उन्हें उसकी तनख्वाह से भी लोभ लालच होता है। और सास जो होती है वो कहती है कि देखो अपनी तरफ से मत कहना, अगर तुमने अपनी तरफ से कह दिया तो उसके बाद वो लोग एलिमनी के लिए ज़्यादा जोर देंगे और उससे मोटी रकम तुमसे ऐंठ लेंगे। तो इसी वजह से उसे यही कहना कि हाँ ये तो हमारे साथ रहे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो सीमा होती है उसने अपने कागजों को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था और बता दिया था कि साहब इनको तनख्वाह तो अच्छी लगती है लेकिन ये मुझे साथ नहीं रखना चाहते और कहते हैं कि मेरे भाई के बच्चे को गोद ले लो। 2 बार मेरे बच्चे को हॉस्पिटल में जाकर इस तरह से करवा दिया गया है और यह नहीं चाहते कि मैं बच्चा पैदा करूं और उनके बच्चे को गोद लेकर अपने जीवन को आगे व्यतीत करूं। क्या मुझे अधिकार नहीं है इस तरह से रहने का? जब जज साहब के सामने पूरी बातें खुलकर सामने आती हैं तो जज साहब भी समझ जाते हैं कि भाई इन लोगों को ना इसकी तनख्वाह भी चाहिए लेकिन ये इसको अच्छी तरह से रहने भी नहीं देना चाहते और कोई भी बात नहीं है। उसके बाद जो जज साहब होते हैं वह सुरेंद्र में फटकार लगाते हैं, कहते हैं कि अगर तुम्हें इसके साथ रहना है तो इसकी बात मानकर रहना होगा, क्योंकि जब शादी को 7 साल हो गए हैं और अब तक तुम केवल अपनी माँ की बात माना करते हो। हाँ, अगर ये अनपढ़ होती या फिर ऐसा होता कि ये गलत चल रही होती तो भी हम कह सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे सबूत उसके पास थे, क्योंकि पंचायत के अंदर भी एक लेटर लिखा गया था और हॉस्पिटल के कागज भी उसके पास थे और साथ में जब उसने मुकदमा दर्ज किया था कि मुझे लेकर जाओ यहाँ से और मैं घर बसाना चाहती हूँ, वो सारे के सारे कागज भी उसके पास थे। जो सीमा होती है वह कोर्ट में रोने लगती है जज साहब के सामने, कहती है कि साहब बहुत सहन कर लिया, मैंने खूब सारी कोशिश कर ली कि कैसे भी मेरा घर बसा रहे, लेकिन ये लोग घर बसाना चाहते नहीं है और इसी वजह से अब मुझे इससे तलाक चाहिए। ऐसा कहकर वह रोने लगती है, लेकिन जो जज साहब होते हैं वो फिर भी उसे मोहलत देते हैं, कहते हैं कि ठीक है मैं मान रहा हूं इस बात को, लेकिन एक मौका और अपने पति को देकर देखो। और इससे कह देते हैं उसके पति सुरेंद्र से कि देखो भाई तुम्हारे पास मौका है और अगली जो तारीख होगी मुझे उस टाइम पर तुम्हारा फैसला चाहिए। अगर तुम साथ रह सकते हो तो तुम्हें इसको मानना होगा और इसको अलग से लेकर रहना होगा, क्योंकि अभी तक जो सुरेंद्र है वह कहीं नौकरी भी नहीं लगा है और पूरी की पूरी जीविका सुनीता के पैसों से ही चला करती है जब वो यहाँ पर रहा करती है, वरना बाकी टाइम पर तो वो अपने मायके में ही रहा करती है। इस बात को सुनकर जो सुरेंद्र होता है फिलहाल तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर भी वह अपनी माँ की बात के बारे में सोच रहा है और उसने फैसला कर लिया है कि वो कह देगा कि इस महिला के साथ उसे घर ही नहीं बसाना है। लेकिन एक दिन शाम के समय जब वह अपने एक दोस्त के साथ बैठता है जिसका नाम रवि होता है, और रवि जो है वो काफी ज्यादा पढ़ा लिखा है, वह उसके पास बैठा हुआ था और उसे पता था कि इसका ऐसा कुछ मामला चल रहा है, क्योंकि पंचायत में ये बात तो चली गई थी और अब इन दोनों का तलाक होने की बात है। तो उसी समय जो रवि होता है वो उससे बात करता है, कहता है कि भाई सुरेंद्र तेरी तारीख थी और क्या हुआ उस तारीख में? तो उसके बाद वह बता देता है कि भाई इस तरह से हुआ है और जज ने कहा है कि अगली तारीख पर फैसला कर लेना, तो मैं भी अब उससे कह दूंगा कि ठीक है मुझे अलग होना है और मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है। तो वह पूछने लगता है कि भाई एक बात पूछो, अगर बुरा ना माने। तो उसके बाद सुरेंद्र कहता है कि हाँ भाई पूछ, कोई बात नहीं, तू तो मेरे बचपन का दोस्त है, क्या पूछना है? तो उसके बाद रवि कहता है कि तेरी पत्नी क्या कैरेक्टर से खराब है? तो वो कहता है कि नहीं यार ऐसी कैरेक्टर से खराब नहीं है। तो वो कहने लगता है कि क्या वो तुमसे उल्टी जबान से बात किया करती है? तो वो कहता है कि नहीं यार ऐसी भी बात नहीं है। फिर वो पूछता है क्या तेरे घर वालों से उल्टी जबान से बात किया करती है? तो वो कहता है कि नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। तो वह कहता है कि फिर क्या दिक्कत है? तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं यार, ये मेरे घर वालों की बात नहीं माना करती है। फिर रवि पूछता है कि वो पैसों को अपने पास रखा करती है क्या? तो वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, जब वो यहाँ पर रहा करती है तो पैसों को हमारे हाथ में दिया करती है और जितने दिन भी वो अपने मायके में रहकर आई है, जो भी पैसे उसके पास बचे हैं, आते ही उसने उन पैसों को मेरे हाथ पर रख दिया था। इस बात को सुनकर वह उसे धुतकारने लगता है, कहता है कि यार थू है तेरे पर, जब तेरी पत्नी तेरे लिए आज्ञाकारी है और वो घर भी बसाना चाहती है, तेरे लिए पूरी तरह से लॉयल है और तुझसे प्यार भी किया करती है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, तो फिर तू उसे क्यों छोड़ रहा है? ऐसी महिला आज के ज़माने में मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है और तू अपने घर की लक्ष्मी को ठुकरा रहा है। ऐसे केस ढेर सारे ऐसे हुए हैं जिनमें घर की लक्ष्मी को ऐसी छोटी मोटी बातों के चलते ठुकरा दिया गया है। अब तेरी माँ जो अपना चलाना चाहती है उसका
जिसका टाइम था वो तो निकल गया, अब तुझे अपनी पत्नी के लिए खड़ा होना होगा, और अगर तू अपनी पत्नी के लिए खड़ा होगा तो ही तेरा घर बसेगा, वरना देख ले अब तेरी टुक तो लग चुकी है और चारों तरफ ये बात भी हो गई है कि ये दहेज के लालची हैं, दोबारा से तुम्हारी शादी नहीं होगी और ऐसी पत्नी दोबारा से तुम्हें मिलना मुश्किल ही नहीं पूरी तरह से नामुमकिन है। इसके बाद जो रवि होता है वह तो वहां से चला जाता है ये बात कहकर कि भाई तू देख ले जैसा तुझे ठीक लगे, वरना मेरे हिसाब से ऐसी पत्नी बिल्कुल नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर वह सुरेंद्र के दिमाग में ये बात बार बार घूमने लगती है और वह सोचता है कि यार बात तो ये सही कह रहा है, अब तक मैं घर वालों की बात मानते हुए आया था, लेकिन अगर अपने दिमाग से ये बात सोची जाए तो मेरी पत्नी के अंदर तो कोई खोट ही नहीं है, फिर किस वजह से मैं सब कुछ कर रहा हूं। ऐसा सोचकर आज रात के समय ही वह सीधा अपनी पत्नी के मायके पहुंच जाता है और वहां जाकर अपने ससुर और सास के सामने ही एकदम से अपनी पत्नी के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन यह गलती आगे नहीं होगी और तुम्हें ना अब मेरे साथ ही रहना है। मैं अगर तुम कहो तो अपने घर वालों से अलग भी रह लूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ ही रहूंगा, क्योंकि तुम्हारे जैसी महिला मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस बात को देखकर उसके सास ससुर साथ में उसकी पत्नी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो अब तक अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं समझा करता था वह अचानक से उसके पैर पकड़कर माफी क्यों मांगने लगा। वह पूछने लगते कि क्या हुआ ऐसा और किस वजह से तुम ऐसा कह रहे हो। तो उसके बाद जो सुरेंद्र होता है वो कहता है कि आज मेरी आंखें खुल गई हैं और मेरे दोस्त ने मुझे समझाया कि ऐसी पत्नी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, तो इसी वजह से मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और तुम अभी के अभी मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर जो सुरेंद्र होता है वह अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चला जाता है और घर जाकर ऐलान कर देता है कि माँ देखो ये मेरी पत्नी है और ये मेरे साथ रहेगी और तुम्हें ना किसी भी बात को मुझे सिखाने पढ़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो माँ होती है वह भी चुपचाप रह जाती है और उसके बाद सुरेंद्र अपनी पत्नी के साथ वहीं पर रहने लगता है। हालांकि दोबारा से जो सुरेंद्र की माँ होती है वो उसे सिखाने पढ़ाने लगती है, लेकिन सुरेंद्र इस बार एक भी नहीं मानता है और अपनी माँ से उल्टा जबान लड़ाने लगता है। माँ जो होती है उसको अलग कर देती है, लेकिन अलग होने के वजह उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी पत्नी कमाया करती है, घर तो चली जाएगा और जो खेती बाड़ी है उसे वो खुद से कर लेगा। आज के समय में वो दोनों एक साथ रह रहे हैं और जो सीमा होती है वो बड़ी खुश होती है, क्योंकि फिलहाल उनको 2 बच्चे भी हो चुके हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।